नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम न्यूज़ में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक पेज का जो होता है या जिसको बिजनेस पेज बोलते हैं। हम एक नए सिस्टम से अब डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको और क्वालिटी और क्वांटिटी और कंटेंट बेस्ड जो है कि अपने डिस्कशन को करेंगे। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो बिजनेस पेजेस होते हैं उसके आधार पे हम डिस्कस करेंगे। जो आज मैंने हिंदू में पाया 3-4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें किस एंगल से सिविल सर्विस की जो डिमांड होती है उसको पढ़ना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देख सकते हो आरबीआई एक्शन टू रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट ग्रोथ। अब यहाँ पे हेडिंग आई है तो अब देखिए क्या है मतलब इसका। देखिए एक एस एंड पी एक ग्लोबल एजेंसी है जो रेटिंग वगैरह या फिर फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। उसने ये कहा है कि जो आरबीआई ने अभी जो क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो बात कर रही है, क्रेडिट कंट्रोल होता है क्या। सपोज करिए मैंने आपको पैसे दिए, मतलब क्रेडिट पे पैसा आपने लिया, ठीक है। तो अब मार्केट में जब बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो जो कि पैसे जब मार्केट में डालती हैं तो उसको कहा जाता है क्रेडिट इन द मार्केट में। तो अब आरबीआई ने क्या किया है, इस सिस्टम को और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रहा है। क्यों? अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो पेटीएम बैंक है, पेटीएम बहुत इस समय चल रहा है न्यूज में। हालांकि आज से 5-7 साल पहले पेटीएम अपने हाइक पे था। कोई भी व्यक्ति कोई भी एप्लीकेशन यूज करता था, चाहे जी पे करता हो या फिर कोई और एप्लीकेशन जो ट्रांजेक्शन के लिए यूज करता था, तो लोग यही कह देते थे भैया ऐसा है पेटीएम कर दें। भले वो जैसे मैगी मैगी क्या है, एक ब्रांड है। लोग कोई भी नूडल्स लेते हैं तो वो कहते हैं भैया मैगी दे दो। मैगी का मतलब एक ब्रांड बन करके निकल गया, लोग नहीं जानते हैं। अगर आप मैगी मांग दीजिए तो वो हो सकता है कि मैगी कंपनी का आपको नूडल्स ना दे, किसी और कंपनी का उठा करके दे दे। तो देखिए क्या होता है, पब्लिक के दिमाग में सबसे पहले एक ब्रांड डालना होता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते थे, इसमें सबसे जो पब्लिक के दिमाग में था वो पेटीएम को लेकर के था, ठीक है। लेकिन हालत ये हो गई है अब पेटीएम की, इसको आरबीआई ने जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, नए कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते। क्योंकि उसने एक्सक्यूज दिया था, हमने 2 महीने 1 महीने पहले भी बात किया था कि उसने अपने कस्टमर की केवाईसी अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं किया। दूसरी तरफ इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है बड़ा जो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ये क्रिएट करते। तो आरबीआई ने तुरंत ले लिया एक्शन। तो हमें सबसे पहले, हालांकि ये तो आया हुआ है, तो सबसे यह भी जो अब हमें देखिए जो अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमें ये देखना है कि ये आरबीआई ही ने क्यों लिया, एसबीआई ने क्यों नहीं लिया, यूनियन बैंक ने क्यों नहीं लिया। आरबीआई देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि भैया जो कि आरबीआई का डर है, आरबीआई ये कर दी, आरबीआई वो कर दी, आरबीआई ये करने वाली है, आरबीआई जो कि मार्केट से पैसे लौटाने वाली है, आरबीआई 2000 की नई नोट छापने वाली है, आरबीआई 1500 की नोट वापस ले रही। ऐसा क्यों करते, उसको कहाँ से पावर मिलती है, पहली चीज उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एस एंड पी ग्लोबल है, ठीक है। ये एक तरह की आपने की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये पूरे विश्व में जो चीज़ें होती है फाइनेंस से रिलेटेड उसके बारे में एनालिसिस करती है और एक रेटिंग देती है। उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं किसी भी कंट्री किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उनको एक अच्छा एल्गोरिथम कैलकुलेशन मिल पाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर की ये कंपनी ये कह रही कि जो आरबीआई ने ये कदम उठाया है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, सबसे पहले बात ये है कि जो इसकी गवर्नेंस है, गवर्नेंस को जो कि रिफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कर रहा है इम्प्लाई द क्रेडिट ग्रोथ अराइज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अभी देखिए अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो जो कंपनी है जो मार्केट में फाइनेंस देती है, अब उनकी क्या है, उनकी कॉस्ट और बढ़ेगी। सपोज करिए आपने किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया और उसने कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। तो जब वो टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी तो वो क्या करेगी, कहाँ से पैसे लाएगी उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, आप ही तो वसूलेगी। जहाँ 4.5 रुपये पर इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहे थे वो 5 रुपये में कर देगी, तो बढ़ रहा है। तो उससे क्या है, जो मैनेजमेंट या फिर गवर्नेंस कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी इंक्रीज, इज दैट क्लियर। तो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हुई। तो अब ऐसा नहीं है कि जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने जेब से निकाल के नहीं, जिस कस्टमर को उसने पैसा दिया था उसी से 4.5% की बजाय 5.5% पे ब्याज में देगी। कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर लेगा ही लेगा। तो क्या है अल्टीमेट जो है कि जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं या फिर जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं
उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा और कुल मिला के ये देखिएगा सर्कल पे जो कि इंक्रीज होगा। पहली चीज ये बता रहे हैं। उसके रिफ्लेक्ट सीरियस कमिटमेंट, ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई ने एक्शन लिया है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आरबीआई सीरियस है कमिटमेंट को अपने लेकर के कि नहीं भाई इंप्रूव गवर्नेंस एट द फाइनेंशियल कंपनी। जो फाइनेंशियल कंपनी है उनके अंदर रेगुलरिटी ना होने पाए। आप देखते होंगे कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, लेकर के आती है और फिर फरार हो जाती है। जैसे कोई स्कीम लेके लोग आता है, पूंजी स्कीम, धनलक्ष्मी स्कीम जैसी आती है। सपोज करिए सीएस सेंटर दिल्ली धनलक्ष्मी योजना लेकर के आ गए। सीएस सेंटर दिल्ली ने एक बॉन्ड इशू किया, आपसे कहा भैया ये बॉन्ड जो कि 1,000 का हम आपको 500 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब आएंगे तो ये 500 का आपको क्या मिलेगा, 1,000 रुपए। मैंने ऐसे लाखों करोड़ों पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उसके बाद सीएस सेंट्रल दिल्ली गायब हो जाती है मैप से। तो अब ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं इसको कैसे रोका जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर के आरबीआई पर जिम्मेदारी है। तो आरबीआई का कमिटमेंट जो है गवर्नेंस इन द फाइनेंस सेक्टर एंड द बैंकिंग में, वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जब लोन अगर ये दिया जाएगा तो 2025 में जो कि इसका इंक्रीज होगा, जो 14% हो सकता है, अभी 24 में था, 25-24% मतलब जो मार्केट में लोग लोन लेने वाले हैं कम हो जाएंगे जब उनको ब्याज पे ज्यादा मिलेगा। उसके बाद कंप्लायंस असिस्ट राइज हर्टिंग द देयर एबिलिटी टू द कंप्लायंस। अब जब रिस्ट्रिक्शन, जब कागजी काम ज्यादा होगा तो उससे और ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हमें आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में आरबीआई कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, आरबीआई, तो अब यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे आरबीआई को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं आरबीआई को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जो आरबीआई है एक तरह की सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इधर के जैसे अमेरिका क्या फेडरल बैंक है, यूरो बैंक यूरोप की, तो इंडिया के वैसे ही जो है कि आपकी क्या बोलते हैं केंद्रीय बैंक। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 में किसके अंडर, अंडर आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934, 34 के अंतर्गत किया गया। पहली चीज। तीसरी चीज, इसका नेशनलाइजेशन जो किया गया, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण जो किया गया आपका 1949 में किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज नेक्स्ट है, चौथा ये है यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे कि ये जो है इसको पावर क्या है, मतलब पावर क्या है, पावर क्या है। तो अब देखिए ये जो पावर है ना, आप इसी को इनलार्ज करना है। देखिए आरबीआई को जो ये पावर मिलती है, पावर तीन मेजरली तो कई जगह से मिलती है, बट इतना ये जानिए कि 3 ऐसे लॉज हैं जहां से इसको मेजर पावर मिलती है, मतलब 90% उसको पावर मिल जाती है। पहला आपका आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसको पहला मिलती, क्योंकि इसी के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और आरबीआई का। दूसरा जो निकल करके आता है बैंकिंग, बैंकिंग रेगुलेशन, रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा एक्ट हो गया। और तीसरा एक्ट जो होता है आपका पेमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको पावर, ये 3 मेजर ऐसे लॉज हैं जहां से आरबीआई को पावर मिलती है काम करने की। अब देखिए क्या काम, वर्क क्या है, वर्क क्या है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जो भी एक्टिविटी होगी ये आपका आरबीआई के थ्रू होगा। उसके बाद ये इसको मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो कि ये मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है। अब मॉनेटरी एडवांसमेंट के साथ ही साथ, ठीक है, तो एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, एक कमेटी है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी कमेटी। ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये की गई है। और दूसरी चीज ये है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके अंदर अंडर अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत अमेंडमेंट करके 2016 में किया गया। और इस कमेटी में टोटल 6 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। और इसमें 3 लोग आरबीआई से आते हैं और 3 लोग जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर एमएलए नहीं होते हैं। ठीक है, ये 3 लोग हो गए। अब क्या होता है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, मेजरली 2 काम होता है इसका। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेजरली 2 वर्क होता है। पहला वर्क क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन 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 को देखना। अब जो टारगेट रखा गया है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया टारगेट कि महंगाई। ठीक है, महंगाई। तो टारगेट रखा गया है कि भाई महंगाई इसके ऊपर नीचे या इसके बीच में होना चाहिए। तो वो 4% ±2, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 6% के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना है। अब होगी। तो अब देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसको जो चेयर करता है, चेयरमैन होते हैं या जो हेड होता है इसका, ये आरबीआई का जो गवर्नर होता है, गवर्नर वो ये करता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या फंक्शन होती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही अब ज़्यादा फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। अब यही जो है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का काम देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना होगा उसको कम करना, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसएलआर, डीएसएलआर, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, एलएफ होता, सब कुछ उसको करना होता है। यहाँ से ये आरबीआई करती है। ये हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लिया। पहला हमारा ये आर्टिकल हो गया इकोनॉमिक पेज से। अब हम आते हैं दूसरा। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रोज के 332.9 बिलियन ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस अप्रैल दिसंबर में। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये नहीं करना है कि इतने प्रतिशत बढ़ा, इतना अमाउंट हो गया, नहीं। हमें ये जानना है कि वास्तव में जो फॉरेक्स रिजर्व है ये, ठीक, जो ये फॉरेक्स रिजर्व है ये होता क्या है। अब हम बताते हैं आपको फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो मैंने कुछ नोट्स बना रखा है क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं, फिर हम लोग करके आएंगे। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, अब क्या, अब देखिए फॉरेक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं विदेश, विदेश या विदेशी। ठीक है, दूसरा एक्सचेंज का मतलब वो हो गया लेन देन, लेन देन हो गया। रिजर्व का मतलब हो गया इकट्ठा करना होता है, स्टोर करना है, इकट्ठा करना होता है या स्टोर करना, जो है एकत्रित, संचय जो भी हो इकट्ठा। तो जैसे मान लीजिए विदेशी मुद्रा को, विदेशी जो मुद्रा होती हैं, जैसे यूएस का डॉलर होता है, फिर येन होता है, यूरो होता है, पौंड होता है, जो भी, उनको हम रखते हैं अपने पास। क्यों रखते हैं, ये बात देखिए, ये क्यों रखते हैं, हम इस वजह से रखते हैं कि जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मान लीजिए अमेरिका से करते हैं, यूएसए से। ठीक है, तो इसको क्या है, यहाँ से जब हम लाएंगे, मान लीजिए कि हमने मोबाइल फ़ोन लाया, मोबाइल फ़ोन लाया, तो इसको तो ऐसा नहीं है ना कि बोरी भर के गेहूँ भेज देंगे अमेरिका को, नहीं। तो इसको क्या होता है, तो इसको डॉलर में रिटर्न करना पड़ता है मोबाइल लाते, तो इसलिए हम डॉलर को अपने पास रखते हैं। एक ही एग्जांपल, तो हमें ये पता चाहिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे। ओके, ठीक है, दिख रहा होगा, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या रखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व असेट जो होता है उसको, पहली चीज, जैसे मान लीजिए फॉरेक्स रिजर्व जो करेंसी होती है, मैंने डॉलर बोला, येन बोला उसको। दूसरा एचडीआर होता है, एचडीआर में क्या होता है,
हम इसको अलग से बताएंगे, यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। एक एचडीआर आईएमएफ की करेंसी नहीं है, एक तरह का पेपर पेपर करेंसी है बोल सकते हो आप, रियल करेंसी नहीं है, एक पेपर करेंसी है, पेपर। उसके बाद जो गोल्ड होता है उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद आईएमएफ के पास जो अपना बैलेंस होता है, जैसे हर कंट्री जो मेंबर है आईएमएफ का, उनका कुछ पैसा होता है कहाँ पे, आईएमएफ में। इंडिया का भी रुपीज वहां पे रखा, उस आधार पे आईएमएफ उनको वेटेज देती है। ये चार चीजें इंक्लूड किया जाता है किसमें, फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज के लिए, विदेशी मुद्रा, एचडीआर, गोल्ड एंड आईएमएफ के पास जो पैसा होता है उसको। तो अब यहाँ पे दिमाग में ये आना चाहिए हमें कि वास्तव में ये जो एचडीआर हमने बोला, उसका फुल फॉर्म स्पेशल ड्राविंग रिजर्व, स्पेशल ड्राविंग रिजर्व। ये आईएमएफ का बोल सकते हो करेंसी है, बट वास्तव में ये करेंसी नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि ये हमारी सीएस सेंटर दिल्ली की एक एचडीआर है, तो मार्केट में लेके जाएंगे तो करेंसी थोड़ी एक्सचेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये मैंने माना है। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जो ये लेगा और फिर हमें लौटा देगा, तो ये क्या होगा, हमारा उसके बीच का लेन देन का अग्रीमेंट मान लीजिए। तो स्पेशल ड्राइंग और रिजर्व जो होता है ये करेंसी, पहली बात तो नहीं है। दूसरी चीज, इसको क्रिएट किया गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स, ये 1969 में जो कि इसको क्रिएट किया। उसके बाद ये टाई अप द प्राइस ऑफ द गोल्ड एंड द यूएस। अब इसकी एचडीआर की जो प्राइस है, वैल्यू, ये सोना चांदी और अमेरिका की गोल्ड से रिलेटेड है, कहें अमेरिका के डॉलर से रिलेटेड है। क्यों, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अमेरिका से ही क्यों, इंडिया के रुपीस से क्यों नहीं, चाइना के रेनबी से क्यों नहीं। तो देखिए, जो अमेरिका की करेंसी का वैल्यू है या इकोनॉमिक वैल्यू है, वो विश्व की आधी अर्थव्यवस्था को हैंडल करता है। अमेरिका कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलता, बहुत बड़ा गेम खेलता है, पूरे विश्व में सबको झकझोर के रख देगा। चाइना चाहे जितना भी बढ़े, कहते हैं ना, रिश्ते में हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं, ऐसा कुछ कोड यूज किया जाता। तो अमेरिका आज से नहीं, ये अपना जो न्यू रखा है, जिस आधार पर रखा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। भले चाइना अपने आप को जो भी कुछ कहे, लेकिन चाइना का उतना बेस स्ट्रांग नहीं है जितना अमेरिका का है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देखिए करेंसी, ये आप एचडीआर, इन करेंसी एचडीआर में होती है। अब इसके बाद ये देखिए, जो एचडीआर की करेंसी होती है, जो मतलब जो एचडीआर में करेंसी इंक्लूड किया गया है, मतलब जिसकी वैल्यू होती है, जैसे 5 करेंसी को इंक्लूड किया। यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था, अभी एचडीआर में कौन सी देश की करेंसी को इंक्लूड किया गया। तो उस साल 2000, मुझे लगता है 18 या 19 का ये सवाल था, 18-17 का था। तो उसमें उस साल चाइना की जो येन रेनबीन होती, सॉरी रेन मीन है, रेनबीन है, युवा होती है, इसको जो है कि इंक्लूड किया गया। तो आप समझिए कि 5 करेंसी एचडीआर में होती है, यूएसए की डॉलर, यूरो की यूरो, चाइना की रेनबिन, जापान की येन और पौंड जो कि इंक्लूड किया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी गई है अमेरिका की करेंसी को दिया गया है, कितना, 43.38। फिर उसके बाद यूरोप की करेंसी को दिया गया 29.31, चाइना की फिर यह 12.28, जापान की येन को 7.59, पौंड को जो दिया गया 7. दिमाग में आएगा कि क्या इंडिया का भी करेंसी अब इंक्लूड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर अब फॉलो कर रहा है इंडिया। ठीक है, आने वाले समय में हम तो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि इंडिया का भी करेंसी एचडीआर में इंक्लूड हो। उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट सबसे पहले तो एक तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि हम एचडीआर में हमारी करेंसी इंक्लूड, जैसे आप किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जैसे अभी जेएनयू का रिजल्ट आया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो लेफ्ट वाले हैं, उसमें कोई शामिल हो जाता है, हम भाई लेफ्ट से हैं। एपीबीपी से कोई शामिल हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये एक अपने आप को प्रतिष्ठा मिलती है। उसके अंदर कोई इज्जत है या नहीं वो अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं ना बीजेपी का मेंबर हूँ, कांग्रेस का मेंबर हूँ, कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, कोई होता है बीजेपी का वो झंडा लगाया रहता, तो अपने आप को विदेशी का, बीजेपी का वो हेड ही मानता है, भले उसको बीजेपी में 2-4 लोग ही जानते हों, तो वो अलग चीज़ है। वैसे इसमें दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर हम आईएमएफ में जा करके कुछ मांगेंगे तो ये दे देगा। जैसे कोई आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, कुछ मांगेंगे, आप मांगेंगे तभी जब आप करेंगे कुछ, तभी तो बीजेपी क्या करे, भैया अच्छा ले लोकसभा के जाइए चुनाव लड़े लीजिए, ऐसी तो प्रसाद बांट रही है।
जो हाथ जी हुजूर कर रही है उनको पैसे बांट रहे हैं। अब ये चीजें हो गई। अब इसके बाद देखिए, जो अब यहीं से एक और निकल करके आता है टॉपिक, फॉरेक्स रिजर्व से ही लेकर के। अब यहाँ पे हम देखते हैं, दूसरी बात ये कह रहा है कि करंट अकाउंट Q3 करे स्कैड CAD करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो टू $10.5 billion ऑन द राइज ऑफ द सर्विस एक्सपोर्ट। कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट अब हमारा कम हुआ है, पहले 100 रुपये था, हो सकता है अब 10 रुपये हो गया। तो अब हमें देखिए, अब इसी के साथ लिंक करना है, फॉरेक्स रिजर्व करंट अकाउंट डेफिसिट एक दूसरे से लिंक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो होता है, एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो होते हैं, एक विजिबल अकाउंट होता है, एक इनविजिबल अकाउंट होता है। इनविजिबल में सर्विस का जो ट्रेड होता है उसको इनविजिबल बोलते हैं। जो गुड्स का जो गुड्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कोई आप ये करते हो कि मर्चेंटाइल कोई एक्सपोर्ट करते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। दूसरी चीज कैपिटल में क्या होता है, कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, आपका भाई गया है कमाने, वहां पे भेज रहा है, उसको इंक्लूड करते हैं। तो करेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट दो होता है, एक करंट अकाउंट और दूसरा जो है कि अब इसी में घाटा नुफा हो जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट के नाम से इंक्लूड कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इकोनॉमिक का। अभी देखिए क्या हुआ है, एक सेकेंड। एक पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, कहाँ पे, उड़ीसा में, और उस पोर्ट का नाम क्या है, देखिए गोपालपुर पोर्ट है। ठीक है, क्या है, गोपालपुर पोर्ट। अब इसने क्या किया है, एक है सापोर जी पालोनी ग्रुप, ये पहले इसको हैंडल कर रही थी 2017 से। तो अभी क्या किया है इसने, इसको अब बेच दिया है, किसको हैंड ओवर कर दिया, अडानी ग्रुप को, बस में। तो इस वजह से न्यूज में आया था। तो हमारे लिए एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, गोपालपुर 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 पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गोपालपुर पोर्ट जो है ना, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा कहाँ पे है आपका, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट पे है। ईस्टर्न घाट में नॉर्दर्न नॉर्दर्न सरकास सरकास में पड़ गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये डीप ड्राफ्ट है, मतलब गहरा पोर्ट है, गहरा पोर्ट है। तीसरी ये मल्टी कार्गो पोर्ट है, मतलब एक साथ कई जो है कि समुद्री जहाज आके खड़ा हो सकती है। दूसरी चीज ये काम क्या करता है, काम ये करता है जो कच्चा आयरन होता है, कच्चा जो लोहा होता है, कोल होता है, लाइमस्टोन, लैमिनेट एंड एल्युमिनियम को उतारता चढ़ाता। और इससे क्या होता है, ये सपोर्ट करता है किसको, जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्री, स्टील बेस्ड इंडस्ट्री, एल्युमिनियम बेस्ड इंडस्ट्री, जो इन हर्ट मतलब जमीन के अंदर या फिर भारत के जो अंदरूनी जो कि कोस्टल एरिया में नहीं अंदर है इंडस्ट्री, उनको ये हेल्प करता है। दूसरी चीज ये होती है कि ये देखिए इतना यूनिक फीचर्स क्या है कि ये जो ऋषिकुला रिवर है, ऋषिकुला रिवर ये उड़ीसा में है। तो वहीं पे जो कि ये पोर्ट है, उससे क्या होता है कि पोर्ट पे उतर गई समुद्र से और ऋषिकुला से के थ्रू जो है कि इंडस्ट्री के पास पहुंच जाती है, या फिर रोड बाई रोड भी पहुंच जाती है। दूसरी चीज ये पारादीप एक पोर्ट है, यह भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको हमने डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें कैसे डिस्कस करना और हमें कैसे वहां से अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फिल्टर करना है। इज दैट क्लियर? तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।